हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, है ना। तो वेलकम बैक टू योर चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में सेक्शन सी, जो कि आपका क्लास 10th का साइंस पेपर है। तो आज हम लोग साइंस पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। झारखंड बोर्ड का जो ऑफिशियल सेट 1 है उसका सेक्शन सी पेपर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सेक्शन सी में। जैसे कि मैंने इसका पहले वीडियो में बता दिया हुआ है कि हमारे पास जो साइंस का जो पेपर है उसमें टोटल 19 क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन जिसमें 5 आपको बनाना है। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन जिसमें आपको 5 बनाना है। और सेक्शन सी में आप देखेंगे 5 क्वेश्चन। देखिए 1 2 3 4 5। तो इस 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 5 दिया 15 नंबर आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, लेकिन पांचों आपको सॉल्व नहीं करना है। कोई भी 3 क्वेश्चन आपको बना देना है और आपको 5-5 नंबर मिल जाएंगे, तो 15 नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे इस सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके पहले वाला वीडियो जो मेरे चैनल में अपलोडेड है उसको पहले देख लीजिए। वहां 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। अब 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर मतलब फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है जिसपे वो निर्भर करेगा, पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट देखिए न्यूमेरिकल है कि प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, है ना। किस प्रकार से यहाँ पे संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम हो जाए या फिर 1 ओम हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला का आंसर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला का आंसर यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल स्क्रीन के सामने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पे कि चालक का प्रतिरोध जो है किन पे निर्भर करेगा, लंबाई पे, चालक की लंबाई पे। दूसरा हो गया चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। और तीसरा हो गया पदार्थ की प्रकृति पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पहला पार्ट का सवाल, ए नंबर, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि 3 हमारे पास प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, R1 R2 और R3 यहाँ पे मान रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। R1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे R1 दिया हुआ है हमारे पास 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और R2 दिया है हमारे पास 3 ओम और R3 कितना है, 6 ओम दिया है। तो बोला गया है कि किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध कितना आना चाहिए। कुल प्रतिरोध आना चाहिए हमारा 11 ओम। तो 2 3 5 और 5 और 6 कितना हो गया, 11, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे तीनों को यहाँ पे श्रेणी क्रम में आपको संयोजित कर देना है, ठीक है। तो तीनों को कुछ इस प्रकार से संयोजित करना होगा। R1 देखिए 2 ओम हो गया, R2 आपका 3 ओम हो गया, R3 आपका 6 ओम हो गया, ठीक है ना। तो तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो आपको 11 ओम नेट रेजिस्टेंस यानी कि समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध मिलेगा। ये सर्किट पूरा अभी किया हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये सर्किट और कंप्लीट होगा, है ना। बस मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपको फिगर नहीं पूछा गया, फिगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे चाहेंगे तो आप बना भी सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे करके ये बना दिया आप यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका करंट ऐसे दिखा सकते हैं I। और ये आपका हो गया आपका, चाहे तो आप बैटरी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कुंजी लगा दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे क्या एमीटर लगा सकते हैं, माइनस में प्लस में, है कि नहीं। और फिर इस प्रकार से अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से जोड़ा जाए कि 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1 आने के लिए मैंने किया है यहाँ पे पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में, ठीक है ना। तीनों को मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पार्श्व क्रम में यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पार्श्व क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है दोस्तों। तो पार्श्व क्रम के लिए फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे R1 R2 R3। इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3 जाएगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़े हुए हैं कि पार्श्व क्रम में जो हमारे पास करंट होता है यानी धारा का प्रवाह अलग अलग तीनों में होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला बैठा दिए। तो R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू 6 है। अब 2 3 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 से डिवाइड कीजिए 6 को 2 आएगा, 2 एकम 2,
6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 एकम 1, तो 3 + 2 + 1 तो 6 हो गया। 6/6 कट के 1 हो गया, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कितना आना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का दोनों पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए आपके पास सेकेंड पार्ट यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका दूसरा पार्ट है। तो आपका दूसरा पार्ट का 1 ओम आंसर हो गया, पहला पार्ट का आंसर यहाँ पे कितना हो गया, 11 ओम। और उसके पहले वाले पार्ट का देख लीजिए यहाँ पे, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पे निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। तो 16 नंबर आपका डायनेमो वाला है। ठीक है दोस्तों, कि डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, और प्रतिवर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, प्रतिवर्ती धारा डायनेमो, इसका बनावट कैसा होता है और उसके साथ साथ इसका कार्य क्या क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, वर्णन कर देना है। ठीक है ना, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा हुआ है, हम लोग उसी को सबसे पहले यहाँ पे देखना शुरू कर लेते हैं। 16 नंबर का आंसर, ठीक है ना। तो 16 नंबर का आंसर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया डायनेमो। तो डायनेमो का यहाँ पे परिभाषा सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे कि डायनेमो होता क्या है ना, उसका सबसे पहले आप यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या उपकरण है, डिवाइस है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युतीय ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब सिद्धांत यहाँ पर देख लीजिए, इसका सिद्धांत यानी थ्योरी क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये इसका सिद्धांत हो गया, यानी कि प्रिंसिपल हो गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, और 1 नंबर आपका बनावट या संरचना भी मिल जाएगा, है ना। बाकी 2 नंबर आपका कार्य विधि हो गया और फोटो वगैरह हो गया, डायग्राम। तो बनावट या संरचना यहाँ पे क्या होता है कि इसमें शक्तिशाली चुंबक लगे हुए रहते हैं, आर्मेचर रहेगा तथा ब्रूश होता है। इसमें R1 एवं R2 क्या है, 2 गो रिंग है। ठीक है ना, तो मैं फिगर में आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले आप डायनेमो का बेसिक चीजें देख लीजिए, परिभाषा हो गया, सिद्धांत हो गया, ये आपका बनावट या संरचना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कैसे हम लोग संरचना बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो संरचना आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका बना हुआ रहेगा। यहाँ पे एन क्या है, नॉर्थ पोल है ना, आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, जबकि एस यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग फिगर जो बनाए हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ के पे कार्य विधि में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वर्किंग हो गया है ना, कैसे काम करता है डायनेमो, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। R1 R2 दोनों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिंग है, B1 B2 क्या है, यहाँ पे ब्रूश लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अरे तो आपके पास खैर मान लीजिए दिशा दिखा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से फिगर सिंपल आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे। पूरा का पूरा 1 पेज लग गया है 5 नंबर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए कार्य विधि में, यहाँ पे कार्य विधि में आपके पास यहाँ पे क्या, वो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास है यहाँ पे कि जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, मतलब हमेशा क्या होता है, बदलाव होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है। और जब कुंडली का ए बी भाग, फिगर में दिखा दूंगा मैं, ए बी भाग ऊपर और सी डी भाग जब नीचे रहता है तो धारा ए बी सी डी की दिशा में प्रवाहित होती है। जबकि जब डीसी ऊपर रहता है और ए बी नीचे रहता है, मतलब उलट पलट दिए तो क्या हो जाएगा, डीसी बी ए की दिशा में, पहले ए बी सी डी था, अब डीसी बी ए की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, अर्थात इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती रहती है। और इस प्रकार से क्या कहेंगे कि आधे चक्कर में, है ना, आधे चक्कर में धारा 0 से महत्तम तक पहुंचती है। 0 का मतलब क्या, एकदम 0, और महत्तम मतलब मैक्सिमम पॉइंट, अधिकतम तक पहुंचती है। और अगले ही आधे चक्कर में ये महत्तम से कहाँ आ जाएगी, घटकर 0 में आ जाएगी, कह सकते हैं ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो डायनेमो होता है वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप इतना चीजें लिख पाएंगे। पहले आपको क्या लिखना है, डायनेमो लिखना है, परिभाषा, उसके बाद उसका सिद्धांत लिखना है, उसके बाद उसका बनावट, उसके बाद फोटो बनाना है, डायग्राम आपको फिगर बना देना है। ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कार्य विधि लिखना है, फंक्शन यहाँ पे लिख देना है इसका। ठीक है ना, यानी कि वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए पूरा का पूरा 1 पेज इसमें लगने वाला है आपका, तब जाकर 5 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं।
तो आपको एकदम हूबहू इस प्रकार से जो है एक पेज करीब करीब लग सकता है, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, किसी का थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 17 की तरफ। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 17 यहाँ पे देख लीजिए आप। सवाल नंबर 17 आपके पास क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण को आपको क्या करना है, यहाँ पे संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो 5 सवाल दिया गया है ABCDE करके। अब पांचों को आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे बैलेंस करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका मोबाइल स्क्रीन में बैलेंस करना हम लोग सीख लेते हैं। वैसे मैंने पहले भी काफी इससे वीडियो इससे रिलेटेड बनाया हुआ है, फिर भी आज हम लोग यहाँ पे बात करने के। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 गो, हाइड्रोजन कितना है 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 गो। तो 2 से गुना करेंगे ना तो 2 तिहाई 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूना का 6 हाइड्रोजन बराबर, और 2 गुना 1 तो 2, नाइट्रोजन भी देखिए बराबर हो गया। मैंने पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में देखिए आपके पास आयरन यहाँ पे कितना एगो, H2O कितना H2O पूरा देखेंगे ना वाटर का, तो एगो यहाँ पे Fe3O4। आयरन देखिए Fe3 मतलब 3 गो आयरन है ना, तो 3 से आप यहाँ पे गुना कर दीजिए, ये तो बराबर हो चुका। अब देखिए आप यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपके पास है 2 गो, और 2 गो 4 गो हाइड्रोजन। ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या दिख रहा है हमारे पास, बराबर दिख रहा है ना। लेकिन ऑक्सीजन देखिए तो बराबर है नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो है ना। ध्यान से देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है, तो 4 से हम यहाँ पे गुना कर दिए, तो 4 एकम 4, ऑक्सीजन भी बराबर और आयरन भी बराबर, मतलब इसका काम खत्म। 4 से गुना करेंगे ना तो 4 एकम 4 तो ऑक्सीजन बराबर, लेकिन 4 दूना का 8, हाइड्रोजन 8 गो हो गया, तो 4 दूना का 8 यानी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक और एक 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आइए हम लोग यहाँ पे सी पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है H2, यहाँ पे क्या है Cl2, 2 गो यहाँ पे भी आइटम, 2 गो यहाँ पे भी आइटम, तो 2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 2 गो HCl हो गया, यानी कि सी पार्ट भी फिनिश हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए डी नंबर देखिए। यहाँ पे आपके पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, और ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, यानी कि NO3 ना, AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट। तो ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का खेल दिखाई देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। ठीक है ना, सोडियम जो है आपका नाइट्रेट बना दिया, और सिल्वर जो है आपका क्लोराइड बना दिया। ठीक है ना, तो ये तो पहले से बैलेंस सोडियम क्लोरीन और सोडियम क्लोरीन, यहाँ पे सिल्वर सिल्वर, नाइट्रेट नाइट्रेट, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, पहले से संतुलित था। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस HCl, क्लोरीन कितना 2 गो, हाइड्रोजन कितना 2 गो, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 गो हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन हो गया। मैग्नीशियम तो पहले से एक एक था, इसका भी कहानी खत्म, ये भी आपका फिनिश हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 18 नंबर सवाल में यहाँ पे देख लीजिए। 18 नंबर सवाल आपके पास क्या है कि मनुष्य के पाचन तंत्र यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका नामांकित चित्र बनाना है। अंग्रेजी में क्या बोलेगा दोस्तों कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ, है ना, बोलेगा ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बता नहीं रहा हूँ इसको आपको एनसीईआरटी से देखना है, या फिर मैं इसके लिए क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस प्रकार से जो नामांकित चित्र बनाने वाला होता है ना, उसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां पे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र आपका हो गया, फिर नर जनन तंत्र, ये सारे के सारे जो तंत्र, फिर हो गया आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो सारे तंत्र को जो है मैं अलग से एक डायग्राम बना के एक अलग वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा वहां पे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं ये बताऊंगा कि इस तरह के जो सारे सवाल है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है, चाहे आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, सारे तंत्र के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करते हैं और 19 नंबर में हम लोग आते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब 5 सवाल है तो 3 बना के छोड़ देना है, नहीं, 5 बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग 4 क्वेश्चन बात करेंगे और ये क्वेश्चन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मानव
मानव का जो जितने भी मनुष्य के अंदर जितने भी तंत्र होते हैं सारे इंपॉर्टेंट तंत्र को हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 18 नंबर फिलहाल यहाँ पे नहीं करेंगे, वो अलग वीडियो में करेंगे हम लोग। अब 19 नंबर सवाल देख लीजिए कि मानव में जो बच्चे हैं उनका लिंग निर्धारण कैसे होता है उसको हमको समझाना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है दोस्तों, कि कैसे कोई भी बच्चा जो है मतलब बॉय होगा या कोई भी बच्चा गर्ल होगी, है ना, तो कैसे पता चलता है इस सेक्स डिटर्मिनेशन को यानी लिंग निर्धारण को हमें समझाना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर इसका हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये आपका आंसर 19 नंबर का। 18 नंबर पे मैंने लिख भी रखा हुआ है कि एनसीईआरटी से देखकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे या मैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर सवाल में आप यहाँ पे देख लीजिए। तो 19 नंबर में सवाल क्या है कि मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण, ठीक है ना, कैसे लिंग निर्धारण होता है हम लोग ये बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे कि किसी शिशु का मतलब क्या, छोटा बच्चा ना, छोटा बच्चा होता है शिशु, इन्फेंट। तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर या मादा मतलब फीमेल या मेल होने का, ठीक है ना, फीमेल या मेल मतलब नर और फीमेल मतलब मादा। तो नर या मादा होने की जो भविष्यवाणी है वो संभव है, लेकिन इसका निर्धारण तो शारीरिक क्रिया है। ठीक है ना, ये हम लोग ना एक मतलब संभावना बता सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इसका तो निर्धारण है, जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है, एक शारीरिक क्रिया है, फिजिकल, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जो क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। जैसे पिता मतलब क्या, नर हो गए ना, तो मेल में XY होते हैं, ठीक है ना, जबकि माता यानी कि फीमेल में क्या होता है, XX होता है। दोनों यहाँ पे XX, और नर में क्या होता है, दोनों सेम नहीं होता बल्कि अलग अलग XY होता है। ठीक है ना, तो जब पिता पक्ष से Y और माता पक्ष से X, मतलब X जो है आपका, X कहाँ से, माता से, और Y कहाँ से, पिता। जो जब दोनों गुणसूत्र सम्मिलित होंगे, आपस में मिलेंगे ना, तो लड़का का जन्म होता है। XY में क्या हो जाएगा, लड़का, ठीक है, और XX में क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका लड़का, ये आपका लड़की। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे कि जब गुणसूत्र यहाँ पे दोनों सेम हो गया है ना, मतलब लड़का मतलब बोल सकते नर जो है उसका भी X और मादा उसका भी X, मतलब इसी प्रकार कह सकते हैं आप कि पिता का भी X और माता का भी X, दोनों का समान गुणसूत्र जो आपस में सम्मिलित होगा ना, आपस में भेंट होगा, तो इस केस में क्या होता है, लड़की का जन्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अतः हमें क्या पता है कि लड़का या लड़की जो है शिशु उत्पन्न करने के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है, पिता जिम्मेदार है, उसमें माता का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता। ठीक है ना, अगर कोई लड़का पैदा हो रहा है या लड़की का जन्म हो रहा है तो उसके लिए हमेशा कौन जिम्मेदार होता है, पिता जिम्मेदार होता है। ये लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे जो है नए बेबी का मतलब जो है उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए 2 भिन्न प्रकार यानी कि मेल और फीमेल का संलयन होना, मिलना जरूरी है, क्योंकि ये लैंगिक जनन होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो सवाल है समझ में आ गया होगा, और इस सवाल से आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सेक्स का निर्धारण जो है, यहाँ पे लिंग का जो निर्धारण होता है हमेशा पिता ही कर सकते हैं, क्योंकि पिता के पास क्या होता है, दोनों प्रकार के गुणसूत्र होता है, X भी होता है, Y भी होता है। Y जब माता के X से मिल जाएगा तो यहाँ पे लड़का पैदा होगा, और पिता का X माता के X से मिलेगा, ये गुणसूत्र है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लड़की पैदा होगी, यानी कि बच्ची का जन्म होगा, गर्ल का जन्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक ना सवाल नंबर 19 तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से आपको जवाब देना है, इसी प्रकार से आपको क्लियरली तरीका से बताना है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे सके, है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक आपका जो है साइंस का भी आज पेपर हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से आप इसको देख लीजिए, है ना, और समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना मैंने सिखा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 19 का 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट का हम लोग और जो है देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर मैं अलग से आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और अब जो है हम लोग इंग्लिश का भी कुछ चीजें हम लोग बात धीरे धीरे करेंगे, फिजिक्स भी कुछ हो गया, कुछ मैथमेटिक्स भी हो गया, और कुछ हमारा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान भी हो गया। लेकिन सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने डिस्कस नहीं कराया हुआ है, तो उसको भी मैं आपको करा ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे
करके हम लोग एक एक वीडियो में कवर करते चलेंगे। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल से आपको जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ठोक देना है, और ज्यादा पसंद आता है तो दोस्तों के बीच आपको शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है ना। तो हम लोग इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, और बोर्ड का तैयारी जो है, बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए हम लोग भिड़े रहेंगे और उसमें लगे हुए रहेंगे बढ़िया तरीका से, एकदम मजबूती के साथ, ठीक है ना। तो ये जो सवाल है हिंदी मीडियम से मैं डिस्कस फिलहाल कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं वीडियो फिलहाल डाल नहीं रहा हूँ, है ना। हिंदी मीडियम के लिए डाल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ना मेरा ऑफलाइन कोचिंग में तो पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे को ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से भी टाइम निकाल के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उनको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको जो है ये बातें समझ में आ रही होगी और आप भी बढ़िया तरीका से बोर्ड एग्जाम में स्कोर करेंगे। हाँ दोस्तों, ये जो मैंने पेपर डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है वो झारखंड बोर्ड का पेपर था, ठीक है ना, JAC, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सवाल सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए, नहीं, हिंदी बोर्ड का जो भी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे, है ना, किसी भी बोर्ड से अगर हिंदी बोर्ड का स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, उनका भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। सारा सवाल NCERT बेस्ड है, सारा NCERT सवाल लिए गए हैं। तो NCERT तो ऑल इंडिया लेवल पे चलता है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हिंदी बोर्ड अगर हिंदी माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे सवाल इस तरीका से प्रैक्टिस करना होगा। ये सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिलहाल ये झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल पेपर था तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और आपको मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।